हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम एक नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेमंड केटल की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और हम मोटिवेट हो सके आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट और सब्जेक्ट कोड है MPC003। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 जो कि है ब्लॉक 3 का यूनिट 2 और उसका टाइटल है रेमंड केटल ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब हम रेमंड केटल की थ्योरी की इंट्रोडक्शन समझते हैं। केटल का मानना था कि पर्सनैलिटी एक ही चीज से नहीं बनती बल्कि कई छोटी छोटी क्वालिटीज जिनको हम ट्रेट्स बोलते हैं उन सब से मिलकर पर्सनैलिटी बनती है। अब ये ट्रेट्स आते कहाँ से हैं? केटल कहते थे कि ट्रेट्स दो वजह से डेवलप होते हैं, हमारे जीन्स से और इन्वायरमेंट से। अगर आपने नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी के बारे में सुना है तो वो अब आपको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, एग्जाम्स में बहुत आता है। तो केटल क्या कहते थे कि ट्रेट्स दो जगह से डेवलप होते हैं, हमारे जीन्स से यानी जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं और इन्वायरमेंट से जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर यानी हमारे आसपास से। मतलब हम जैसे बिहेव करते हैं वो सिर्फ हमारे नेचर की वजह से नहीं है बल्कि बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, ऐसा केटल का कहना था। तो केटल की थ्योरी को मेन एम क्या था इनकी थ्योरी का? ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको मेजर किया जा सके और ये समझा जा सके कि ये ट्रेड्स मिलकर हमारी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं। तो ये इनकी थ्योरी का मेन एम है। तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, केटल के बेसिक आइडियाज क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से ट्रेड बताएं और पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है और काम करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एंड में आप क्लियरली जो है समझ जाओगे कि पर्सनैलिटी कोई मिस्ट्री नहीं है बल्कि ट्रेड्स का एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। तो अब हम केटल की ट्रेड थ्योरी को एक ओवरऑल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो रेमंड केटल का मानना था कि पर्सनैलिटी को गेस या ओपिनियन से नहीं बल्कि प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी से समझना चाहिए। इसलिए उन्होंने फैक्टर एनालिसिस और लार्ज डेटा का यूज किया ताकि ये पता चल सके कि कौन से बेसिक ट्रेट्स मिलकर बिहेवियर बनाते हैं। तो केटल ने पर्सनैलिटी को बहुत सिंपल वे में डिफाइन किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पर्सनैलिटी वो ट्रेट का सेट है जो हमें बताता है कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन में क्या करेगा। वो ट्रेट का सेट है, सेट ऑफ ट्रेट्स जो हमें ये बताएंगे या बताते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में क्या करेगा। यही है पर्सनैलिटी। अब उन्होंने ट्रेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सरफेस ट्रेट्स, सोर्स ट्रेट। ये सारी चीजें भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सरफेस ट्रेट क्या होता है? जो हमें डायरेक्टली दिख जाते हैं, जैसे वो बिहेवियर जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। सोर्स ट्रेट क्या होता है? जो अंदर होते हैं और बिहेवियर का रीजन बनते हैं। तो केटल ने रिसर्च के बाद 35 यानी 35 प्राइमरी ट्रेट्स आइडेंटिफाई किए और उनमें से 16 इंपॉर्टेंट सोर्स ट्रेट को मेजर करने के लिए उन्होंने 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट बनाया। ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। 16 PF बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो रेमंड केटल का ही थ्योरी का है। 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो नॉर्मल पर्सनैलिटी को एसेस करता है। तो केटल के अकॉर्डिंग बिहेवियर सिर्फ ट्रेट से नहीं आता बल्कि कुछ और चीजें भी काम करती हैं, जैसे अर्जेस। अर्जेस क्या होती हैं? इनबॉर्न बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो हमारे अंदर से पहले से ही रहता है। बायोलॉजिकल ड्राइव जैसे भूख लगती है तो हम खाना मांगते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, हमें डर लगता है, फियर होता है। ये हो गया अर्जेस। उसके बाद है SEM यानी सोशली शेप्ड गोल्स, जो सोसाइटी और कल्चर से आने वाले हमारे गोल्स हैं। एटीट्यूड्स जो गाइड करते हैं कि हम किसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करें, तो ये हो गया एटीट्यूड। उन्होंने इंटेलिजेंस के भी दो टाइप्स बताए। कौन कौन से? फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी नए चीजें सीखने की एबिलिटी। फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी आपकी नई चीजों को सीखने की एबिलिटी। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करके जब हम कोई चीज करते हैं तो वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हो गया।
तो फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हो गया। अभी इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो मैं अभी ओवरऑल एक समरी दे रहा हूँ, फिर हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ओवरऑल केटल का कहना था कि पर्सनैलिटी जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेक्शन से बनती है। ये इसका हो गया आधार, एक बेस इनकी थ्योरी का, कि पर्सनैलिटी जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेक्शन से बनती है, अकेले अकेले नहीं होती। और अगर पर्सनैलिटी को सच में समझना है तो सिस्टमैटिक रिसर्च और एक्यूरेट मेजरमेंट ज़रूरी है। तो पर्सनैलिटी कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये ट्रेड्स का एक साइंटिफिक सिस्टम है। आगे बढ़ने से पहले केटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया समझते हैं, जो है पर्सनैलिटी का फॉर्मूला। केटल का मानना था कि पर्सनैलिटी का मेन काम है प्रिडिक्ट करना, मतलब ये बताना कि कोई पर्सन किसी सिचुएशन में क्या करेगा। नहीं तो पर्सनैलिटी समझने का मतलब क्या है? हमारा एम ये होता है कि पर्सनैलिटी को समझ के ये पता चल सके कि ये इंसान किस वक्त या आगे चलकर किस सिचुएशन में क्या करेगा। यही समझने के लिए हम पर्सनैलिटी को समझते हैं। तो इस आइडिया को समझाने के लिए उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया, R इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एस कॉमा पी। अब इसको इजी तरीके से समझते हैं तोड़ तोड़ के। R मतलब हो गया रिस्पॉन्स, S मतलब हो गया सिचुएशन, P मतलब हो गया पर्सनैलिटी, F मतलब हो गया सिचुएशन और पर्सनैलिटी मिलकर बिहेवियर कैसे बनाते हैं, वो हो गया F। तो R हो गया रिस्पॉन्स, यानी इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, क्या बोलता है, ये पता लगाने के लिए हम देखते हैं FSP। सिचुएशन क्या हो गया? उस टाइम के सिचुएशन या स्टिमुलस। उसके बाद है P से पर्सनैलिटी, यानी पर्सन के ट्रेट्स, उसके कौन कौन से ट्रेट्स हैं। और F मैंने जैसे बताया सिचुएशन और पर्सनैलिटी मिलकर बिहेवियर कैसे बनाते हैं, वो हो गया F। तो सिंपल वर्ड्स में बिहेवियर इज इक्वल टू सिचुएशन प्लस पर्सनैलिटी ट्रेट्स। क्या सिचुएशन है और क्या आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उससे आपका बिहेवियर पता लगाया जा सकता है। तो केटल कहते हैं कि जब कोई सिचुएशन आती है तो पर्सनैलिटी के सारे रेलेवेंट ट्रेट्स उस सिचुएशन के साथ मिलकर रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन सही हो इसलिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। प्रिडिक्शन तो सही होना चाहिए, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। वो क्या है? पर्सन के कौन कौन से ट्रेट हैं, क्या क्या उसके ट्रेट हैं, पहले ये पता लग जाए। उस सिचुएशन में कौन सा ट्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, कुछ फैक्टर्स, एक्स्ट्रा फैक्टर जैसे मूड, करंट रोल या इमोशनल स्टेट, ये भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सही तरीके से बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को। तो एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेंस सिचुएशन में है, अगर मान लीजिए, तो वो एंग्जाइटी ट्रेट सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है उस समय। आप भी जब कभी इंटेंस सिचुएशन में होते हैं तो आप एंग्शियस हो जाते हैं, तो आपका एंग्जाइटी ट्रेट सबसे ज़्यादा उस समय पावरफुल हो जाता है, और वही डिसाइड करता है कि वो इंसान, वो पर्सन का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इस तरीके से हम बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं केटल के थ्योरी के हिसाब से। केटल मानते थे कि ये फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है किसी भी इंसान का, उनका बिलीफ। तो ह्यूमन बिहेवियर रैंडम नहीं होता। अगर ट्रेट और सिचुएशन को साथ में आप समझ लो तो बिहेवियर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो अब हम केटल के कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स को समझते हैं। कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स। तो केटल का मानना था कि बिहेवियर सिर्फ सिचुएशन से नहीं आता, बल्कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और सिचुएशन दोनों मिलकर बिहेवियर क्रिएट करते हैं। ये हम लोग बार बार पढ़ेंगे कि क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर सिर्फ सिचुएशन से नहीं आता, बल्कि पर्सनैलिटी के आपके ट्रेट्स और सिचुएशन दोनों मिलकर बिहेवियर क्रिएट करते हैं। ये बार बार इस चैप्टर में आएगा क्योंकि यही इनका बेस है। तो केटल के अकॉर्डिंग ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स वो स्टेबल आदतें या टेंडेंसीज होती हैं जो किसी इंसान को हर सिचुएशन में ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करने पर मजबूर करती हैं, वो होती है ट्रेट्स। इसीलिए ट्रेट्स टाइम के साथ और सिचुएशन के अक्रॉस कंसिस्टेंट रहते हैं, वो जल्दी बदलते नहीं हैं। अगर कोई इंसान शाई है तो वो शाई ही रहता है, हो सकता है किसी सिचुएशन में वो शाई ना हो, लेकिन ओवरऑल वो एक शाई इंसान ही होता है। तो ट्रेट्स डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उन्हें बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इन्फर करते हैं। जैसे किसी को बार बार नर्वस देखकर हम कहते हैं इस इंसान को एंग्जाइटी ट्रेट इसका स्ट्रांग लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व करके उनको समझने की कोशिश करते हैं और समझ में आ भी जाता है कई बार, लेकिन ये दिखता नहीं है ऐसे कि आंखों से दिख जाए, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है तभी समझ में आता है। केटल कहते हैं कि ट्रेट्स पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं,
इसलिए उन्होंने ट्रेड्स को समझाने के लिए फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया, ताकि साइंटिफिकली ये पता लगाया जा सके कि पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से बेसिक ट्रेड्स काम कर रहे हैं। तो इसी साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर कैटल ने ट्रेड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, ताकि पर्सनैलिटी की स्ट्रक्चर को क्लियरली और सिस्टमेटिकली समझा जा सके। तो ट्रेड्स को कैटेगरी में डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम पर्सनैलिटी को लॉजिकली और साइंटिफिकली समझ पाते हैं। तो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो सरफेस ट्रेड्स वर्सेस सोर्स ट्रेड को दिखाता है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले सरफेस ट्रेड देखते हैं। सरफेस ट्रेड्स वो बिहेवियर होते हैं जो हमें ऊपर से दिख जाते हैं, सरफेस पे होते हैं, ऊपरी तह पे होते हैं, सबसे आउटर लेयर जिसको हम कह सकते हैं, जो हमें ऐसे ही दिख जाते हैं। जैसे कि रेस्टलेसनेस, आप बेचैन अगर कोई इंसान होता तो आपको बेचैनी उसकी देख के पता चल जाता है ये बेचैन है। इनडिसिजिवनेस, डिसीजन ना ले पाना, ये भी दिख जाता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहा। पुअर कंसंट्रेशन, फोकस ना रहना, ये भी दिख जाता है। ये सब बिहेवियर्स अक्सर साथ साथ अपीयर करते हैं, इसीलिए इनका एक लेबल बना दिया जाता है। जैसे यहाँ है न्यूरोटिसिज्म। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैबिट्स को मिला के एक ट्रेड बनता है, जैसे रेस्टलेसनेस, इनडिसिजिवनेस, पुअर कंसंट्रेशन, ये सबको एक कैटेगरी में डाला जा सकता है और इनको लेबल क्या दिया, न्यूरोटिसिज्म। लेकिन कैटल कहते हैं ये ट्रेड्स सुपरफिशियल होते हैं, हर टाइम सेम नहीं रहते हैं और बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। अब देखते हैं सोर्स ट्रेड, यानी सरफेस ट्रेड से हम बिहेवियर आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सोर्स ट्रेड को समझते हैं तब आपको समझ में आएगा आधी बात। सरफेस ट्रेड समझ गए, अब आ गया सोर्स ट्रेड। सोर्स ट्रेड वो डीप अंदर के ट्रेड्स होते हैं जो एक्चुअली सरफेस बिहेवियर का रीजन होते हैं, कॉज बनते हैं। तो बाहर हम जैसा दिखाते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस है, तो रेस्टलेसनेस हमें दिख जा रही, बाहर से बेचैनी हमें दिख रही है, लेकिन वो बेचैनी आ कहाँ से रही है, वो हो गया सोर्स ट्रेड। उस अंदर के आपके एक ट्रेड की वजह से आपका बाहर जो इफेक्ट दिख रहा है, कॉज दिख रहा है, वो हो गया सोर्स ट्रेड। कहाँ से उसका सोर्स है। तो सोर्स ट्रेड यानी वो ट्रेड जो स्टेबल होते हैं, टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं और पर्सनैलिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो आपने देखा सरफेस ट्रेड जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, हर टाइम सेम नहीं रहते हैं, लेकिन सोर्स ट्रेड स्टेबल होते हैं, टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं और पर्सनैलिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इनसे ही पर्सनैलिटी बनती है। तो सरफेस ट्रेड का कॉज होता है सोर्स ट्रेड, ये हमें समझ में आ गया सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड पढ़ के। सरफेस ट्रेड जो हमें बाहर से दिख जाए भी हमारा ट्रेड, और सोर्स ट्रेड जिनकी वजह से सरफेस ट्रेड होता है। तो अगर कोई बार बार नर्वस, रेस्टलेस और कंफ्यूज दिखता है तो वो सरफेस बिहेवियर है, लेकिन उसके पीछे जो डीप एंग्जाइटी या इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो सोर्स ट्रेट होता है। तो अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो ये भी बताता है कि प्राइमरी ट्रेड्स आपके कौन से होते हैं, जो बेसिक ट्रेड्स होते हैं, यानी प्राइमरी ट्रेड्स इज इक्वल टू बेसिक ट्रेड्स, ये मिलकर बनाते हैं ब्रॉडर सोर्स ट्रेट। तो सरफेस ट्रेट हमें दिखते हैं, लेकिन सोर्स ट्रेट हमें समझाते हैं कि बिहेवियर ऐसा क्यों है। अब आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। अब कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो केटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कुछ गिनी चुनी चीज़ों से नहीं बनती, बल्कि कई बेसिक ट्रेड्स मिलकर पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिसर्च के बाद उन्होंने 16 सोर्स ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, जिनको हम 16 पीएफ ट्रेड्स भी कहते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ये ट्रेड्स पर्सनैलिटी के अंदर के डीप ट्रेड्स होते हैं जो डायरेक्टली बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। 16 पीएफ जो है वो सोर्स ट्रेड्स हैं। पहले चीज़ ये समझ लेना आप, जैसे किसी इंसान का वार्म होना, इमोशनली स्टेबल रहना या सोशली बोल्ड होना, ये सब उसकी पर्सनैलिटी के बेस ट्रेड्स होते हैं। इन ट्रेड्स को मेजर करने के लिए केटल ने 16 पीएफ क्वेश्चनर डेवलप किया। क्वेश्चनर मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे वो रिजल्ट निकालते हैं। और ये जो है साइकोलॉजी में काफ़ी वाइडली यूज होता है 16 पीएफ क्वेश्चनर टेस्ट। अब केटल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी लेवल्स में काम करती है। सबसे नीचे होते हैं प्राइमरी ट्रेड्स, जो छोटे और बेसिक ट्रेड्स होते हैं। जब ये प्राइमरी ट्रेड्स आपस में मिल जाते हैं तो ग्लोबल या फिर सेकेंडरी ट्रेड्स बनते हैं। पहले हो गया प्राइमरी ट्रेड्स जो आपके छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, उनको मिलकर बनता है ग्लोबल ट्रेड्स या सेकेंडरी ट्रेड्स, जो पर्सनैलिटी का ब्रॉडर पिक्चर दिखाते हैं। तो
इस इमेज में एरोज से इसी बात को शो कर रहे हैं कि प्राइमरी ट्रेड से ग्लोबल ट्रेड्स बनते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें यही दिखाने की मैंने कोशिश की है, प्राइमरी ट्रेड से ग्लोबल ट्रेड्स बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर किसी इंसान में वार्मथ, लाइवलीनेस और सोशल बोल्डनेस जैसे प्राइमरी ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं तो वो ओवरऑल हम उसे एक्सट्रोवर्ट कह देते हैं, यानी काफ़ी मिलनसार है, बोल्ड है, सोशली सबसे बात करता, तो हम उसको एक्सट्रोवर्ट कह देते हैं। तो इसी तरह रूल कॉन्शियसनेस, यानी जो बहुत ज़्यादा रूल्स को लेकर कॉन्शियस होते हैं, और परफेक्शनिज्म, जो हर चीज़ में परफेक्शन करने की, ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे ट्रेड्स मिलकर एक डिसिप्लिन्ड या सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर से देखते हैं जैसे एक्सट्रोवर्जन या सेल्फ कंट्रोल, वो एक्चुअली नीचे छुपे हुए बेसिक ट्रेड्स का रिजल्ट होता है। तो एक्सट्रोवर्जन हमें दिख जा रहा है, सेल्फ कंट्रोल हमें दिख जा रहा है, वो सब आ कहाँ से रहा है? बेसिक ट्रेड्स का रिजल्ट होता हुआ। आपके बेसिक ट्रेड्स जो हैं उनकी वजह से ये सब हुआ। तो सिंपल वर्ड्स में केटल का कहना था कि पर्सनैलिटी को समझने के लिए सिर्फ बिहेवियर देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन बेसिक ट्रेड्स को भी समझना ज़रूरी है जो मिलकर एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक है, ग्लोबल ट्रेड्स को एक्सप्लेन करते हैं वो एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये ग्लोबल ट्रेड का पार्ट है, यानी सेकेंडरी ट्रेड, एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। तो एग्जाम में भी काफ़ी बार ये आ जाता है। तो केटल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन, आपने बहुत बार सुना भी होगा किसी को ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है। आप भी अपने आप को या तो एक्सट्रोवर्ट या तो इंट्रोवर्ट समझते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप अपने बारे में ऐसा सोचते होंगे। तो केटल के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन को सिंगल ट्रेट नहीं होता। ये किसी को आप एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट कर देते हैं, वो एक सिंगल ट्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कई छोटे प्राइमरी ट्रेट से मिलने से बनता है। छोटे छोटे जो प्राइमरी ट्रेट्स हैं उनसे सेकेंडरी ट्रेट बनता है, हमने पढ़ा था। सेकेंडरी ट्रेट यानी ग्लोबल ट्रेट। तो कई छोटे प्राइमरी ट्रेट से मिलने से बनता है ये सारा कुछ। तो इस इमेज के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे, एक्स्ट्रावर्जन के बारे में हम देखते हैं। अगर किसी इंसान में वार्मथ, लाइवलीनेस, सोशल बोल्डनेस, जो हमने पहले भी देखा था, फोर्थराइटनेस और एफिलिएटिवनेस जैसे ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो नेचुरली लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसा इंसान बात करना पसंद करता है, ग्रुप एक्टिविटीज इंजॉय करता है और सोशली एक्टिव रहता है। ये हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते भी हैं। सोशली जो बोल्ड है, बहुत लाइवलीनेस है, वार्मथ है उसके अंदर, तो वो लोगों से मिलना, बात करना पसंद करता है। जैसे कि जो स्टूडेंट क्लास में फ्रीली आंसर देता है, टीचर कुछ भी पूछे तुरंत एकदम से हाथ उठा के खड़ा होकर बिल्कुल बिंदास आंसर करता है, फ्रेंड के साथ रहना पसंद करता है और नए लोगों से मिलने में कंफर्टेबल होता है, उसमें एक्स्ट्रावर्जन ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट की तरफ उसका ग्राफ ज़्यादा होता है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे इस इमेज के, तो वहाँ पे इंट्रोवर्जन के बारे में बताया है। इंट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी इंसान एंटी सोशल है, बल्कि ये बताता है कि वो कम लोगों के साथ रहना चाहता है, शांति से काम करना प्रेफर करता है। तो इस साइड पर जो ट्रेट्स दिए गए हैं, जैसे रूल कॉन्शियसनेस, परफेक्शनिज्म, सीरियसनेस, ग्राउंडनेस, ये बताते हैं कि इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट क्लास में शांत रहते हैं, क्वाइटली अपना काम करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और अननेसेसरी सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं, उनमें इंट्रोवर्जन ज़्यादा होता है। तो मैं अपने आप को ज़्यादा इंट्रोवर्जन की तरफ देखता हूँ। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप किस तरफ को अपने आप को देखते हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में बहुत ज़्यादा लोग कुछ लिखते नहीं हैं। अगर कमेंट में आप लिखेंगे कुछ चीज़ें तो मुझे पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, तो एक हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो इस डायमेंशन का मेन काम ये एक्सप्लेन करना है कि लोग नेचुरली सोशल सिचुएशन की तरफ जाते हैं या उनसे दूर रहते हैं। ये नेचुरल होता है, कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। अगर कोई किसी के पीछे आप उसको डरा डरा के बोलो कि नहीं तुम जाओ, लोगों के बीच में बैठो, लोगों से बात करो, तो ये सब चीज़ें गलत है। नेचुरल तरीके से हो रही हैं चीज़ें, कोई जानबूझकर इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं है। तो दोनों ही पर्सनैलिटी के नॉर्मल पैटर्न्स हैं, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, ये पर्सनैलिटी के नॉर्मल पैटर्न्स हैं। मैंने कई बार देखा है कुछ जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा इंट्रोवर्जन की तरफ होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको ज़बरदस्ती
एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। तो ये नहीं करना चाहिए। उनके इस पैटर्न को समझ के धीरे 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 अगर आप उनके बिहेवियर को बदलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन बिहेवियर नहीं बल्कि कई बेसिक ट्रेट का कंबाइंड रिजल्ट होते हैं। तो अगर आप बेसिक ट्रेट धीरे धीरे अगर आप चेंज कर देंगे तो उनका जो सेकेंडरी ट्रेट है वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अब ग्लोबल ट्रेट्स को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या और बताया गया है। ओपननेस वर्सेस टफ माइंडेडनेस। ओपननेस यानी रिसेप्टिविटी, आप कितने ओपन है किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए। तो इमेज के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे ओपननेस यानी रिसेप्टिविटी दिखाया गया है। जो ओपननेस यानी जो लोग खुले विचारों वाले होते हैं, हर चीज़ को रिसीव करते हैं, ऐसे लोग फीलिंग्स, आइडियाज़ और न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होते हैं। इनमें सेंसिटिविटी होती है, इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, नए आइडियाज ट्राई करने का मन करता है और लोगों के इमोशंस को समझने की एबिलिटी होती है इन लोगों में। लोगों के इमोशंस को भी समझ सकते हैं ये। जैसे जो स्टूडेंट आर्ट, साइकोलॉजी या फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, नए आइडियाज सुनना पसंद करते हैं और लोगों की फीलिंग्स को ईजिली समझ लेते हैं वो लोग, तो उसमें ओपननेस ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में। तो और दूसरी तरफ है टफ माइंडेडनेस। ठीक है, ऐसे लोग जो टफ माइंड के होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको ये समझ के आ जाएगा। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इमोशनली स्ट्रिक्ट होते हैं। ये फीलिंग से ज़्यादा फैक्ट्स और रियलिटी पे फोकस करते हैं। जैसे जो इंसान डिसीजन सिर्फ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के बेस पर लेते हैं और इमोशंस को साइड में रख देते हैं, वो टफ माइंडेड होते हैं। तो ये डायमेंशंस बताते हैं कि कोई पर्सन सॉफ्ट हार्टेड या और ओपन, जो ओपन माइंडेड होते हैं वो लोग सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, ये भी आप देखेंगे अपने आसपास। और जो हार्ड हेडेड होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो थोड़े हार्ड हेडेड होते हैं, जल्दी नियम तोड़ते नहीं हैं, नियम नियम का गाना गाते रहते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ कंट्रोल वर्सेस अनरिस्ट्रेन्ड। सेल्फ कंट्रोल यानी कंसेंससनेस। तो लेफ्ट में अगर आप देखेंगे सेल्फ कंट्रोल दिखाया गया है। सेल्फ कंट्रोल माने कि खुद पे कंट्रोल रखने वाले लोग। ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, ये रूल्स फॉलो करते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं और परफेक्शन पर ध्यान देते हैं। जैसे जो स्टूडेंट टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं और फ्यूचर गोल्स के लिए फोकस्ड रहते हैं, उनमें सेल्फ कंट्रोल हाई होता है। इसके ऑपोजिट साइड पर अनरिस्ट्रेन्ड पर्सनैलिटी है। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब ऐसे लोग ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, केयर फ्री और रूल्स को लाइटली लेने वाले, हल्के में लेते हैं रूल्स को। प्लानिंग से ज़्यादा मूड के हिसाब से काम करते हैं, मूडी होते हैं ऐसे लोग। जैसे जो इंसान बिना प्लानिंग के डिसीजन ले लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं, वो अनरिस्ट्रेन्ड होते हैं। ये जो डायमेंशन है ये बताता है कि कोई भी इंसान कितना डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड है या कितना फ्री और इम्पल्सिव है। तो कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के ये ग्लोबल ट्रेट्स बेसिक ट्रेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पहली चीज़। और ये हमें समझाते हैं कि लोग सोचते, फील करते और बिहेव कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं कि कैटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी कैसे बनती है। तो कैटल का मानना था, रेमंड कैटल का ये मानना था कि पर्सनैलिटी सिर्फ जीन्स या सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं बनती, बल्कि दोनों मिलकर पर्सनैलिटी ट्रेट्स को शेप करते हैं। इसी बात को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्टैटिस्टिकल मेथड डेवलप किया जिसका नाम था मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस, मावा। क्या है? मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस। तो इस मेथड को सिंपल, इसका काम क्या था, ये पता लगाना कि कौन सा ट्रेट जीन्स की वजह से है और कौन सा इन्वायरमेंट की वजह से है। ये मावा टेस्ट है। तो मावा के थ्रू कैटल ने जो आइडेंटिकल ट्विंस यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं, भाई भाई या भाई बहन, उनका कंपैरिजन किया। तो कुछ जो साथ में पले बढ़े ऐसे थे जुड़वा लोग, और कुछ जो अलग अलग इन्वायरमेंट में बड़े हुए, जैसे कोई जुड़वा भाई हैं या भाई बहन हैं, कुछ तो हैं जो साथ में ही पले बढ़े हैं क्योंकि जीन्स उनके लगभग सेम होते हैं, और कुछ ऐसे जुड़वा भाई बहन या भाई भाई जो दूर दूर रह के पले बढ़े हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में। तो इस ट्रेट से ये समझ आया कि हर ट्रेट पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इफेक्ट अलग अलग होता है, मतलब सब ट्रेट्स इक्वली जेनेटिक या इन्वायरमेंटल नहीं होते हैं। अभी ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने समझाया। तो रिसर्च के रिजल्ट से कैटल ने बताया कि इंटेलिजेंस और असर्टिवनेस जैसे ट्रेट्स पर जीन्स का स्ट्रॉन्ग रोल होता है, यानी कोई इंटेलिजेंट है तो उसका जीन्स का ज़्यादा रोल होता है।
लगभग 65 से 70% जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है इस पे, इंटेलिजेंस और असर्टिवनेस पर। और दूसरी तरफ कंसेंससनेस और न्यूरोटिसिज्म जैसे ट्रेट्स ज़्यादा इन्वायरमेंट से डेवलप होते हैं, अपने आसपास से डेवलप होते हैं, जैसे अपब्रिंगिंग से, स्कूल से, फैमिली एटमॉस्फेयर से, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से डेवलप होते हैं ये ट्रेट्स। तो कैटल के जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि लगभग 2/3 पर्सनैलिटी इन्वायरमेंट से बनती है और 1/3 हेरिडिटी से बनती है। तो कैटल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इंसान का बिहेवियर सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेट से नहीं बल्कि उन सोशल ग्रुप से भी इन्फ्लुएंस होता है जिनमें वो रहता है। जो इंसान जिस सोशल ग्रुप में रहता है उनसे भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप जैसे इंडिविजुअल्स के ट्रेट्स होते हैं, वैसे ही ग्रुप के भी ट्रेट्स होते हैं जिनको केटल ने सिंटैलिटी कहा। क्या कहा? सिंटैलिटी। तो फैक्टर एनालिसिस का यूज करके केटल ने रिलीजियस ग्रुप्स, स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स और हट्टा की कंट्रीज तक स्टडी किया। उन्होंने बताया कि कंट्रीज को भी ट्रेड्स के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे साइज, मोरल, एफ्लुएंस और इंडस्ट्रियसनेस। तो सिंपल वर्ड्स में केटल ने का कहना था कि पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने के लिए हम जीन्स, इन्वायरमेंट और ग्रुप इन्फ्लुएंस तीनों को साथ में देखना चाहिए। अब हम केटल के सोर्स ट्रेट के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स समझते हैं। तो केटल ने सोर्स ट्रेट को उनके ओरिजिन के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सोर्स ट्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स और इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स कौन से होते हैं? वो ट्रेट्स होते हैं जो इंसान के बॉडी और बायोलॉजी से आते हैं, जिससे वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिससे वो बनता है। तो उसके बॉडी और बायोलॉजी से आते हैं वो ट्रेट्स। ये जीन्स, आपके ब्रेन, केमिस्ट्री और फिजिकल कंडीशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज होता है तो बिहेवियर भी टेम्परली चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, अगर कोई इंसान ड्रग एडिक्शन से रिकवर करता है तो रिकवरी के बाद कुछ टाइम तक वो इरिटेट होता है, एंग्शियस होता है या डिप्रेस्ड फील कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बॉडी और ब्रेन के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो केटल के अकॉर्डिंग ऐसे बिहेवियर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो आपकी बॉडी से आ रहे हैं, आपके बायोलॉजी से आ रहे हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स। दूसरा है इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। ये ट्रेट्स इन्वायरमेंट से सीखे जाते हैं, जैसे फैमिली, कल्चर, एजुकेशन और सराउंडिंग्स के थ्रू। इन ट्रेट्स का बायोलॉजी से डायरेक्ट रिलेशन कम होता है। ये मोस्टली लर्निंग और एक्सपीरियंस का रिजल्ट होते हैं। जैसे जो इंसान रूरल एरिया में बड़ा होता है वो सिंपल, कम्युनिटी ओरिएंटेड और ट्रेडिशनल हो सकता है, जबकि जो अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया में बड़ा होता है, इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, वो ज़्यादा फास्ट पेस्ड, कॉम्पिटिटिव होगा, मॉडर्न बिहेवियर दिखाता है। तो ये डिफरेंस इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स की वजह से होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स बॉडी से आते हैं और इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स सोसाइटी से बनते हैं। दोनों मिलकर पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। अब हम केटल के सोर्स ट्रेट के 3 इंपॉर्टेंट टाइप समझते हैं। तो केटल ने सोर्स ट्रेट को इस बेसिस पर डिवाइड किया कि वो बिहेवियर में कैसे एक्सप्रेस होते हैं। मतलब कोई ट्रेट बताता है कि इंसान क्या कर सकता है, कोई बताता है कैसे रिएक्ट करता है और कोई बताता है वो क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले आते हैं इनके एबिलिटी ट्रेट्स। सबसे पहले आते हैं कौन से? एबिलिटी ट्रेट्स। एबिलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? ये ट्रेट्स बताते हैं कि कोई इंसान कितना केपेबल है, एबल है, इसलिए इसका नाम एबिलिटी है, और स्किल्ड है अपने गोल्स अचीव करने में। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान क्या कर सकता है। आप जितने काबिल होंगे, एबल होंगे, उससे पता चला सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे इंटेलिजेंस, म्यूजिकल एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, म्यूजिकली आप कितने एबल हैं, कितना आप अच्छा म्यूजिक, संगीत समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी, ये सब एबिलिटी ट्रेट्स हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का मैथ स्ट्रांग होना या किसी का म्यूजिक में टैलेंटेड होना, तो ये एबिलिटी ट्रेट्स हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरे ट्रेट्स होते हैं टेम्परामेंट ट्रेट्स। ये ट्रेट्स पर्सन को इमोशनल स्टाइल और काम करने के तरीके को डिस्क्राइब करते हैं किसी इंसान के। ये बताते हैं कि इंसान सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करता है, ना कि वो क्या करता है। पहला वाला हो गया क्या कर सकता है, एबिलिटी ट्रेट्स, ठीक है। ये है कि सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करता है। तो केटल के अकॉर्डिंग टेम्परामेंट ट्रेट्स ज़्यादातर बायोलॉजिकली बेस्ड होते हैं, इसलिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स माना जाता है। तीसरे होते हैं डायनामिक ट्रेट्स।
ये ट्रेड्स मोटिवेशन और ड्राइव से रिलेटेड होते हैं। ये बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं और डायरेक्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंसान क्या करना चाहता है, डायनामिक ट्रेड्स। इसलिए तो एक एग्जांपल समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एम्बिशन, आपका एम क्या है, पावर का डिजायर, या मटेरियल सक्सेस कि मेरे पास सारे चीज़ें हों, ठीक है, इनके लिए एफर्ट अगर कोई करता है तो ये सब डायनेमिक ट्रेड्स हैं। तो एबिलिटी ट्रेड्स बताते हैं हम क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते हो आप। टेम्परामेंट ट्रेड्स बताते हैं कैसे रिएक्ट करते हो आप। और डायनेमिक ट्रेड्स बताते हैं क्या करना चाहते हो आप। ये तीनों मिलकर पर्सनैलिटी को कंप्लीट करते हैं। अब हम ट्रेड्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स और पर्सनैलिटी डेटा के सोर्सेज को समझते हैं। पहला कॉमन वर्सेस यूनिक ट्रेड्स। तो कॉमन वर्सेस यूनिक जो है नाम से ही समझ में आ रहा है। तो केटल के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सब लोगों में मिलते हैं, बस उनकी डिग्री अलग अलग होती है। इन्हें कॉमन ट्रेड्स कहते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, सेल्फ एस्टीम या इंट्रोवर्जन। हर कल्चर के लोगों में ये ट्रेड्स मिलते हैं, बस कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है। तो ये ट्रेड्स पर्सनैलिटी के बेसिक पैटर्न्स को दिखाते हैं और लोगों को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसके ऑपोजिट होता है यूनिक ट्रेड्स। कॉमन मतलब हर किसी में कॉमन है वो, यूनिक मतलब कुछ लोगों में ही पाया जाता है। ये ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। यूनिक ट्रेड्स क्या होते हैं? ये ट्रेड्स हर इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं और अक्सर किसी और के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं करते। ये ट्रेड्स ज़्यादातर पर्सनल इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस में दिखते हैं। जैसे किसी का फोटोग्राफी का पैशन है, किसी का ट्रैवलिंग का शौक है, या किसी का यूनिक लाइफ गोल है। ये सब यूनिक ट्रेड्स हैं। तो ये ज़्यादातर आपके पर्सनल इंटरेस्ट में दिखते हैं, एटीट्यूड में और प्रेफरेंसेस में, क्या आप चाहते हैं उनमें दिखता। तो ये हो गया कॉमन वर्सेस यूनिक ट्रेड्स। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी डेटा। सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी डेटा की बात करते हैं केटल। तो क्या है, कहाँ कहाँ से पर्सनैलिटी आती है, उसके सोर्सेज। तो केटल ने पर्सनैलिटी को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए 3 सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया। सबसे पहले आता है एल डेटा, फिर आता है क्यू डेटा, फिर आता है ओटी डेटा। तो एल डेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी डेटा केटल का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये 3 तरीके से याद कर लो, एल क्यू ओ टी। तो एल डेटा, क्यू डेटा, ओ टी डेटा। तो केटल ने पर्सनैलिटी को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एल डेटा। एल मतलब लाइफ रिकॉर्ड डेटा। इसमें इंसान के रियल लाइफ बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे स्कूल परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि ये एक्चुअल बिहेवियर पर बेस्ड होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव और रिलायबल माना जाता है। तो ये हो गया लाइफ रिकॉर्ड डेटा, किसी के लाइफ का रिकॉर्ड देखना, एल डेटा, इसको ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है क्यू डेटा, यानी क्वेश्चनर डेटा। इसमें इंसान खुद अपने बारे में बताता है, अपनी फीलिंग्स, थॉट, एक क्वेश्चनर दिया जाता है उसमें, या उसको देंगे या आप खुद भर लेते हैं, तो उसमें अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, बिहेवियर के बारे में वो बताता है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये होता है क्यू डेटा। PF 16 PF में क्यू डेटा ही यूज होता है। इस डेटा को कलेक्ट करना ईजी होता है, लेकिन कभी कभी लोग सोशली डिजायरेबल आंसर दे देते हैं, यानी वो सोचते हैं कि मेरे बारे में लोगों को पता न चले, तो ऐसा आंसर देते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, जो लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए ये फेकिंग के लिए प्रोन होता है, इसमें फेक कर सकते हैं लोग इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया क्यू डेटा, उन्होंने दूसरा क्यू डेटा से निकाला। तीसरा है सोर्स है ओटी डेटा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेटा। इसमें इंसान को स्पेशल टेस्ट सिचुएशन में रखा जाता है और उसका परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली स्कोर किया जाता है, जैसे परफॉर्मेंस टास्क या प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेल्फ रिपोर्ट नहीं होता, इसलिए ये डेटा जो है फेकिंग के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है। यहाँ पे कोई फेक नहीं कर सकता चीज़ों को, ये थोड़ा स्ट्रांग डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेटा। तो केटल के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को सही तरह समझने के लिए, समझाने के लिए कॉमन और यूनिक ट्रेट्स दोनों को, और एल डेटा, क्यू डेटा, ओटी डेटा, तीनों सोर्सेज को साथ में यूज करना चाहिए अगर आप पर्सनैलिटी को समझना चाहते हैं। तो इस तरीके से खत्म हो गया हमारा आज का चैप्टर, रेमंड केटल का ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं, सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट, उसके बाद एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर मेरे से आप मेल करके मांग सकते हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आया ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और ये वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये मटेरियल पहुँच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।